नमस्कार, समय है जवाब तो चाहिए का और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज की बहस सिर्फ तबादलों की नहीं बल्कि चुनावी सिस्टम के पूरी तरीके से रीसेट होने की है। सवाल सीधा है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी बदलनी जरूरी थी या फिर से लोकतंत्र के नाम पर बड़ा पावर गेम चल रहा है। ममता आपको बता रहे हैं कि बनर्जी लगातार सवाल उठा रही हैं। मामला पश्चिम बंगाल के चुनाव का है, जहां वोटिंग में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का जो समय है वो यहां पर रह गया है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को नतीजे साफ तौर पर आने हैं। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने सियासत को साफ तौर पर गरमा दिया। 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले कर दिए गए। थाना प्रभारी से लेकर बीडीओ तक पूरी चुनावी मशीनरी को हिला दिया गया है। अब सबसे ज्यादा असर किन इलाकों में है? संवेदनशील नंदीग्राम और भवानीपुर, यानी वही सीट जहां से सीधा सियासी टकराव है। भवानीपुर में मैदान में है ममता बनर्जी और उन्हें चुनौती दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं, 173 थाना प्रभारियों को बदल दिया गया है। कोलकाता में हर तीसरा थाना इंचार्ज हटा दिया गया है और आपको बता रहे हैं कि 90 से ज्यादा बीडीओ और एआरओ भी ट्रांसफर, यानी कि जमीनी स्तर तक पूरी पकड़ बदल दी गई है। चुनाव आयोग का क्या कहना है? साफ, निष्पक्ष, पारदर्शी और हिंसा मुक्त चुनाव। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले भी भरोसा दिलाया था चुनाव शांतिपूर्ण होंगे। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप बिल्कुल अलग है। वो कह रही हैं कि अधिकारियों का अपमान हो रहा है और यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यानी एक तरफ आयोग की निष्पक्षता की दलील, दूसरी तरफ सरकार का सीधा हमला। अब सवाल यह है कि क्या यह सफाई है या सियासी सफाया? अब जवाब तो चाहिए का सबसे बड़ा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या अधिकारियों का तबादला निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी कदम है? ममता बनर्जी के आरोपों में दम है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है? उसके बाद क्या ममता बनर्जी और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं? क्या इस बार चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो पाएंगे या अपने आप में सबसे गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो अपने आप में सवाल तो खड़े कर ही रही है, लेकिन निष्पक्षता के लिए भी जरूरी था। देखिए, मामला बेहद संवेदनशील है, चुनावी माहौल है और हर फैसला अब सियासी असर साफ तौर पर डाल रहा है। ऐसे में पूरा सिस्टम को बदल देना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि बड़ा चुनावी संदेश भी है। क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा या टकराव को और गहरा करेगा? आज की बहस सिर्फ तबादलों की नहीं है, आज की बहस है निष्पक्ष चुनाव बनाम राजनीतिक अविश्वास की। क्योंकि अगर चुनाव पर भरोसा डगमगाया तो लोकतंत्र पर सवाल उठेगा ही उठेगा, और जब सवाल उठेंगे तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। सवाल बहुत बड़े हैं और जवाब सिर्फ बंगाल नहीं पूरा देश को चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस। हटाना तो चाहिए, बंगाल की बाहर कर देना चाहिए। ये सब उर्दी का अपमान किया। ये लोग सत्य में वो जयते का अपमान किया, देश का संविधान का अपमान किया। ये पुलिस ऑफिसर लोग को बंगाल का बाहर करा देना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी जैसा बोल रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वैसा कर रही है। अपने फेवर वाले ऑफिसर को ला रही है और जो न्यूट्रल ऑफिसर जिसका रिकॉर्ड रहा है अच्छा, उन लोगों को सब गैरेज कर रही है। कहीं ना कहीं ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस को बीजेपी हाईजैक कर जीतने का कोशिश कर रही है। किंतु ममता बनर्जी से वो गणतांत्रिक पद्धति से 3 बार हार चुकी है और उनको पता है गणतांत्रिक पद्धति से ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को साथ में लेकर एसआईआर केस को सामने रखकर षड्यंत्र कर चेष्टा कर रही है। पर हम लोग आज भी वही बोलेंगे, जतो करो हमला आवर जितबे बांग्ला। तो फिलहाल जिस तरीके से प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर आपने सुनी, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बंगाल में जिस तरीके से चुनाव आयोग की प्रशासनिक कार्रवाई जो हुई है उसके बाद क्या कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता है माधवी अग्रवाल जी। माधवी जी, स्वागत है आपका। पंडित राज शर्मा जी है कांग्रेस प्रवक्ता। राज जी, आपका स्वागत है। टीएमसी नेता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमन कुमार जी। अमन जी, स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले माधवी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी यहां पर हुई है, निष्पक्षता की बात यहां पर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कदम जरूरी था। पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग अपनी तरीके से काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की जो
जो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है चुनावी दौर में, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल का जो इतिहास है वो रक्त रंजित राजनीति का है। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा सके। बंगाल की राजनीतिक स्थितियां जो है वो हमेशा एक कारण बनी रहती है, चर्चा का विषय बनी रहती है, चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी। तो क्योंकि एक अलग ही पृष्ठभूमि है पश्चिम बंगाल के अंदर में, 34 वर्षों के शासनकाल में जिस तरीके से रक्त रंजित राजनीति होती थी, उसी को अडॉप्ट करके टीएमसी ने उसको और आगे बढ़ाया, और भी ज्यादा खूनी और रंजिश वाली राजनीति होने लगी। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि चुनाव आयोग, जो क्योंकि अब पहली बार इतने सालों बाद ऐसा हो रहा है कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव को शांतिपूर्वक सभी लोगों के समन्वय के साथ में एक अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से अंजाम दिया जाए। चुनाव को पूरी तरीके से, उस प्रक्रिया को खत्म किया जाए और सभी लोगों को अपना जो है मत देने का सही तरीके से मौका मिले। ऐसी सारी सब चीजों पर ध्यान रखते हुए, इन सारे बिंदुओं पर बहुत ही गहन चिंतन के बाद मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इन सारी फेरबदलों को कर रही है, या ये जो निर्णय ले रही है जिस पर ममता बनर्जी हाहाकार कर रही है, मुझे लगता है कि जो एक संवैधानिक पद्धति है और संवैधानिक संस्था है, उनको अपने तरीके से काम करते देना चाहिए। इस पे बार बार हर विषय पर, जिस तरीके से ममता बनर्जी आकर हर विषय पर अपनी टांग अड़ाती हैं, हर विषय पर आकर एक उत्तेजना फैलाने की कोशिश करती है, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग इस बंगाल की रणनीति, बंगाल की इतिहास को देखते हुए अपनी नीतियां बना रहा है, और उसमें केवल उनका एक ही मुझे लगता है उद्देश्य होगा कि बंगाल में शांतिपूर्वक और स्वेच्छा से जो है वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म हो। बिल्कुल, लेकिन सवाल ममता बनर्जी जरूर इस पर उठा रही हैं। अमन जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर चाहूंगा कि अब जिस तरीके से निष्पक्षता के लिए काम हो रहा है तो उस पर गलत क्या है, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रही हैं कि भाई चुनाव है तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ये डर है, बौखलाहट है, या फिर क्या है? देखिए, नमस्कार। देखिए, डर तो हमें नहीं है, बट डर यहाँ पे जो हमारे विपक्ष है उनको बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो बार बार ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहली बात देखिए, जैसे कि यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि ऑफिसर्स का जो तबादला हुआ है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा पिछले 24 घंटे में 142 ऑफिसर्स थे, जो 83 ऑफिसर्स के बारे में, जैसे मैं यहाँ पे आने से पहले मुझे जो बताया गया, जो टॉपिक था उसमें देखिए सिर्फ 83 ऑफिसर्स नहीं, 24 घंटे में 142 थाना इंचार्जों को भी हटाया गया। यहाँ पे भवानीपुर से लेकर नंदीग्राम तक हर उस जगह पर अफसर बदला गया जहां बीजेपी को अपनी हार का डर सताता रहा है। ये निष्पक्षता नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी है। देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन नहीं है, बीजेपी कमीशन है। सबसे पहले देखा कि कैसे केरला में कमीशन के ऑफिशियल सर्कुलर पर बीजेपी का ठप्पा सील लगाकर बताया गया, जो कमीशन बीजेपी का सील लगाकर कागज भेजती है, वो कार्रवाई तो चुनाव आयोग ने की है, बीजेपी ने तुरंत ट्रांसफर करवा दी है। देखिए मैंने यहाँ पे अभी क्या बताया। देखिए, मैं पूछता हूँ, क्या ये इलेक्शन कमीशन है या बीजेपी? जो मैंने बोला, सबने देखा है कि कैसे केरला में कमीशन के ऑफिशियल सर्कुलर पे बीजेपी का थप्पा लगाकर काटा गया। जो कमीशन बीजेपी का सील लगाकर कागज भेजता है, वो बंगाल में क्या फेयर इलेक्शन कराएगा? अपने पहले बीजेपी बदला, फिर चीफ सेक्रेटरी, अब बीडीओ और थाना इंचार्ज, ये लिस्ट निर्वाचन सदन से नहीं, बीजेपी हेडक्वार्टर से आई है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये जो पहले के भी अगर हम बात उठाएं, जो आप बोल रहे हैं कि चलिए ये न्यूट्रलिटी है, अगर ये न्यूट्रलिटी है तो फिर आप अगर पीछे हम जाते हैं, जैसे कि जब आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड हुई, देखिए क्योंकि बीजेपी के पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो हमारी कैंडिडेट लिस्ट और इलेक्शन प्लानिंग चोरी करना चाहते थे, इसलिए आईपैक के ऑफिस पर, कोलकाता के आईपैक ऑफिस पर रेड किया उन्होंने। यहाँ पे बाकी 4 राज्यों में भी आईपैक की ऑफिस है, वहां पे रेड क्यों नहीं हुई? आज लोग डिसाइड करते हैं कि कौन। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्राइक, जो सबसे बड़ी, जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जो वोट, ये अभी जो इलेक्शन के टाइम में, ये आज लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सिटीजन है और कौन नहीं। जैसे इलेक्शन कमीशन जो बता रहा है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। वोट देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है राज जी, मैं आऊंगा आपके पास। राज जी, आपसे समझना चाहूंगा कि अब चुनाव आयोग ने यहाँ पर कार्रवाई की है, और साफ तौर पर जब तबादले हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज दिखी होगी कि कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और अच्छी बात है कार्रवाई हुई है, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, चुनाव से पहले निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसमें परेशानी क्या है? अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बोलने पे टोकोगे नहीं। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूं
वहां पे कोई ट्रांसफर हुए आईजी से ले डीजीपी से लेके आईजी तक, आईजी से लेके दरोगा तक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन्होंने, अगर उनके ऊपर शंका थी तो जिन्होंने ट्रांसफर किया, ज्ञानेश जी का भी सस्पेंड कर देना चाहिए था फॉर द टाइम भी। सस्पेंड मतलब फॉर द टाइम भी। और गृह मंत्री जी को भी हटा देना चाहिए था, क्योंकि शंका तो उनसे भी है ना भाई, शंका तो उनसे भी है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हटा देना चाहिए था। अगर एक गृह मंत्री को अपने डीजीपी आईपीएस पे शक है तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री को अपने पद में रहने का अधिकार कतई नहीं है। प्रमोद भाई, आप क्या कह रहे हैं? देश का गृह मंत्री एक प्रदेश के आईपीएस आईएएस का ट्रांसफर करवाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि इलेक्शन जीत जाऊं। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है ना, बीजेपी थोड़ा ना कर रही है। अच्छा, एक और बात ना, इलेक्शन कमीशन कौन है? कौन है? आप ही से पूछ लूं। मैं तो कहता ज्ञानेश जी को भी हटा देते 1.5 महीने के लिए, 30 अप्रैल तक। क्या फर्क पड़ता? कुछ? अच्छा, कुछ फर्क पड़ जाता? नहीं, जब बंगाल में चुनाव है और बंगाल में कहीं ना कहीं जो बिल्कुल निचले स्तर के भी कर्मचारी हैं, ऊपरी स्तर के भी कर्मचारी हैं, उनका फेरबदल हुआ है, यानी कि निष्पक्षता चुनाव आयोग चाह रहा है, जिससे कोई सवाल ना उठे, तो उसमें परेशानी क्या है? मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर आर्मी का है, मैं आर्मी के बारे में बताता हूं, अगर एक कर्नल सीओ है, अगर वो दबंग है और 540 सिपाही थोड़े से कमजोर भी हैं तो युद्ध को जीता जा सकता है। और अगर सीओ कमजोर है और 540 सिपाही दमदार हैं, युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता। ये मेरा सोचना है, आप नहीं सोच पाओगे। और मैं आज फिर कह रहा हूं, अभी टोकना मत मुझे, मैं ठीक इसी प्रकार कह रहा हूं, अगर उन पे शक है तो ज्ञानेश जी पे कैसा नहीं हो सकता शक? क्यों नहीं हो सकता? अमित जी पे, इनको हटाओ। अमित जी को कहना चाहिए था मैं गृह मंत्री नहीं रहूंगा टिल द एंड ऑफ 30th of April, और ज्ञानेश जी को हटाना चाहिए था। आपको सपने भी मुझे लगता है बीजेपी के आते होंगे रात में। मुझे क्यों आएंगे? मैं तो आई डोंट लाइक बीजेपी तो बेटी जलाओ पार्टी है, रेपिस्ट पार्टी है इनके। अच्छा, आप बता दो। आप माधवी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कौन सी पार्टी है, बताइए एक बार। माधवी जी जवाब लेंगे ना। एक और बात कहना चाहता हूं, अगर बंगाल में इलेक्शन निष्पक्ष करना चाहिए तो 30 अप्रैल तक सुदर्शन चैनल और प्रद्युमन भाई आपको भी बैन कर देना चाहिए। 30 अप्रैल तक आप लोग जनता को गलत चीजें परोस कर वहां पे सनातन धर्म के बच्चों को बेरोजगार बनाने की साजिश रचोगे। अकेला सुदर्शन न्यूज ही एक ऐसा है जो सभी मुद्दों को उठाता है, जो कोई नहीं उठाता। ये आप भूल जाते हैं क्या? और नहीं, सुदर्शन न्यूज ने सब दिखाया है, आप लोगों की सच्चाई भी दिखाई है, आप लोगों की सच्चाई भी दिखाई है। वोट चोरी का आप लोग आरोप लगाते थे, उसके बाद बम फोड़ के आप गायब हो गए, आपके नेता वो गायब हो गए, सच्चाई दिखाई है। आप मेरी बात का जवाब दे दो। आप अच्छा नहीं, एक चीज बताइए राज जी, एक चीज बताइए आप। सुदर्शन न्यूज ने हिंदुत्व के मुद्दे उठाए, वो मुद्दे उठाए जिन पर कांग्रेस बोलने से बचती है, पंडित राज शर्मा बोलने से बचते हैं, क्योंकि वोट बैंक चला जाएगा आपका। हमें कोई दिक्कत नहीं है दिखाने से, हम तो निष्पक्ष होकर दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। सुनोगे अपनी मत। आप और आपका चैनल हिंदुत्व की रक्षा नहीं करता। आप लोग मुसलमान के यहां अभी गए नहीं गए? क्यों गए? जब आपको इतनी नफरत है क्यों गए? एक एंकर के घर पे बीजेपी पूरी इतवार पार्टी कर रही है, रोजा इफ्तार, क्यों गई? आप लोग नहीं हो प्रद्युमन भाई, आने वाले टाइम में आपको ये वो हम तो नहीं, आप किसी एक पर्टिकुलर एंकर की बात मत कीजिए, बात सुदर्शन न्यूज नहीं, जब आप सुदर्शन न्यूज पर बैठे हैं और सुदर्शन न्यूज बेबाकी से वो मुद्दे उठाता है, आप चक्कर के आपको जलन इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है बोलने की। राज जी, तो मैं बोलूंगा बेबाकी से चीजों को, जब सुदर्शन बोलता है तो आपकी मजबूरी हो जाती है जवाब देना। अब जवाब देने से बचना है तो सुदर्शन पे, सुदर्शन के एंकर पे आरोप लगा दीजिए। चलो, एंकर नहीं है, मैं तो कहता आप पे बैन लग, आपको और आपके चैनल को 30 अप्रैल तक बंद कर दो। अगर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहते हो तब लो, ये मेरा पहला सुदर्शन नहीं, मैं आपकी थोड़ी जानकारी और बढ़ा देता हूं, मैं आपकी जानकारी थोड़ी और बढ़ा देता हूं, थोड़ी दुरुस्त कर देता हूं। सुदर्शन, जब किसी सरकार किसी की भी रही हो, सुदर्शन ने हमेशा बेबाकी से मुद्दे उठाए हैं, उठाता आया है, उठाता रहेगा आगे, और वो भी निष्पक्षता के साथ। लेकिन नाम डरे हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। लेकिन आपकी तरह आपसे फिर भी बहुत अच्छे हैं। बहरहाल आप खैर मुद्दे पे वापस आएंगे। माधवी जी, एक बार जवाब दीजिए राज जी को, बताइए कि कौन सी पार्टी है बीजेपी, और जब चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है तो गृह मंत्री और ज्ञानेश जी से क्या मतलब है?
देखिए ऐसा है कि मैं तो ये समझ नहीं पा रही कि इनकी आक्रोश का कारण क्या है। ये किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं? एक तरफ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो ही नहीं रही है। यहाँ मुस्लिमों से क्यों आप नफरत करेंगे और कोई भी क्यों नफरत करेगा? यहाँ बात हो रही है उन मुसलमानों की जिन लोगों को रातों रात वोटर आईडी देकर बंगाल में बसा दिया जाता है। अगर किसी को हटाने की बात होती है या किसी मुद्दे पर बात होती है जो आतंक फैलाते हैं पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले एरियाज के अंदर में, जो देश भर में आपके समय में मैंने नहीं कुछ बोला था। आप मत मेरी बात सुनिए, आपको दूसरे की सुननी पड़ेगी। नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। We are talking about Muslim. We are not talking about Muslim. बात करने का तरीका We are talking about दरोगा, IG, विषय रखा। मैंने आपको अच्छा, आपने ट्रांसफर क्यों करा? अब अगर आपको चिल्लाना है तो आप चिल्लाइए फिर। आप ऐसा करिए, इनको खाली बोलने को चिल्ला रहे, मुझे भी चिल्लाना रखिए इनके साथ में। सारा टाइम यही बोलेंगे, इन्हीं को आपत्ति है, इन्हीं को आपत्ति की कहानी और फैसला भी इन्हीं को सुना देना है। अगर दूसरे की सुनी नहीं तो डिबेट में आना नहीं चाहिए। चलिए एक एक करके बात करेंगे। अब राजू उनको बोलने दीजिए ना। अभी तक तो आपको सुदर्शन न्यूज, सुदर्शन के एंकर से दिक्कत थी, अब बीजेपी की प्रवक्ता से भी दिक्कत हो गई। अगर दूसरे की बात आप नहीं सुन सकते तो आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए ना, आप जवाब सुनिए ना, आप जवाब सुनिए। माधवी जी जवाब सुने, ये गलत बोले मैं प्रचार प्रसार करने दूं? आप गलत बोलो। जब आपका नंबर आए तो आप बोलिएगा। अगर सबसे पहले इस्तीफा तो फिर राहुल गांधी को देना चाहिए। यहाँ की विपक्षी पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ी है। मुझे जवाब दीजिए आप। मोदी जी को इस्तीफा दिला दो। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है या अकेले चुनाव लड़ी है? इनसे पूछिए पहले ही सवाल। अगर ये बोलते हैं कि अगर राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के साथ तो फिर ठीक है, और अगर ये अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर सबसे पहले राहुल गांधी का दीजिए। पूरा चैनल मैं कह रहा हूँ आपको एक बात का जवाब दे दो। अगर कमांडर गद्दार है वो अपने सबॉर्डिनेट को गद्दार समझता है। अगर आप गृह मंत्रालय ने और अगर चुनाव आयोग ने एक एक करके बात करेंगे ना, ये कोई तरीका नहीं, एक एक करके बात करेंगे। अब राज्य देखिए ना, कोई भी आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, आरोप सिद्ध करने पड़ते हैं। आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं ना, वो पार्टी सबसे बड़ी गद्दार है देश की। आप भी बीजेपी के, दूसरी बात ये, आप सुनने की सहनशीलता नहीं है तो आप डिबेट में नहीं आना चाहिए। आप माइक लीजिए और अपने चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाइए प्लीज। माधवी जी, अभी तक आपने सुना होगा, अभी तक तो बिल्कुल सुदर्शन न्यूज करेंगे, मैं नहीं बोल पा रही कोई। ठीक है माधवी जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अभी तक तो अरे आप सुनिए ना राजी, अब ऐसे बात नहीं होगी ना, एक एक करके बात करते हैं। माधवी जी अपनी बात पूरी रखिए, उसके बाद राजी अब जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरे को फिर सुरेंद्र जी का भी रुख करना है। बोलिए माधवी जी। देखिए ऐसा है, मैं इनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या राहुल गांधी मतलब कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है या अलग से चुनाव लड़ रही है? अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है तो ठीक है, दोनों का एजेंडा एक ही है, आप लोग दोषारोपण करिए। अगर अलग चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वैसे तो ये हाथ मिला लेते हैं, जब इनकी पूरे देश भर में यात्रा चल रही थी, संविधान बचाओ यात्रा और ये यात्रा और वो यात्रा, तो राहुल गांधी तो पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सके थे। तो सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल में महिलाओं के बलात्कार नहीं हो रहे? क्या पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट और कटमनी की राजनीति नहीं हो रही? क्या पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं हो रहे? इनके मंत्रियों के घर से था पैसे नहीं निकल रहे, अथाह संपत्ति निकल रही है? यहाँ पे लोगों ने देखा है कि किस तरीके से शिक्षकों को डंडे से मार मार के रास्ते से भगाया गया है, चोटिल किया गया है। कौन सी आंदोलन की और आप सच्चाई की बातें करते हैं? आपके राहुल गांधी जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए हैं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं आप लोगों की कांग्रेस का, क्या उनको ये मुद्दे दिखाई नहीं देते पश्चिम बंगाल में, जो आप आके यहाँ पर इसको इस्तीफा दीजिए, उसको इस्तीफा दीजिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए? सबसे पहले तो विपक्ष के नेता होने के नाते आपके राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए कि बंगाल के नाम पर वो अंधे होकर बैठ जाते और गूंगे होकर बैठ जाते। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या वो विपक्ष के नेता नहीं है देश भर के? बंगाल के मुद्दे उनको नजर नहीं आते? मांगे इस्तीफा जाकर उनसे। क्यों नहीं मांगते इस्तीफा? खाली भय करके चिल्लाने से नहीं होती बातें। अब जैसे मैंने सुना, मेरी बात को सुन लीजिएगा। महिला आपके जिला कार्यालय में, किसी भी जिले के जिला कार्यालय में महिला सेफ है? आप पहले मत बताइए। और आप खुद में अच्छा नहीं लगता, मैं महिलाओं के बारे में नहीं कहता हूँ, आप पीडीसी मेंबर नहीं जीत सकती, जो आप लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बोल रहे हैं। राजी, अब आप आंकड़ों के हिसाब से बात कीजिए ना। जब से यूपी में बीजेपी सरकार आई है, कितना कुछ बदलाव नहीं देख पाते क्या? बता दूं आपको, शर्म आनी चाहिए ये सवाल जीवन में। ये सुधरे ना सुधरे, आप सुधर जाओ शर्म आनी, बिल्कुल, और आपका चैनल सुधर जाए। नहीं, अब बार बार देखिए चैनल पे मत जाया कीजिए। नहीं राजी, बार बार चैनल पे नहीं,
बार बार जिनका चैनल पे क्या जिला आप जाते कार्यालय पे हैं? मैं बार बार चैनल से एंकर से आपको क्या मतलब है? आप मुद्दे पे बात कीजिए ना मैं सीधी कह रहा हूं, सीधी। बार आप बार चैनल पार्टी को उल्लू पे, हो आप गया। चैनल से आपको क्या मतलब है? आप सीधा मुझसे बात कीजिए ना। मेंटली सिक पर्सन, आपकी क्या- अच्छा, मानसिकता पहले बता दो, होगी। इनसे बात करो या इनसे? आप में हिम्मत है? नहीं, आप मैं माधवी जी बोल रहे हैं आऊंगा, safe है? माधवी जी आऊंगा। आप में हिम्मत है जिहादियों के लिए कुछ बोलने के लिए? है माइक पर कैमरे पे बैठने से कुछ नहीं होता है। आइए अरे, और फिर नहीं, अच्छा, जब एक जमीनी मुझे नहीं हकीकत समझ कर रही आई। होती है ना, है, जब तो किसी हिम्मत भी नहीं होती। मुद्दे पर, क्या तो किसी होती भी नहीं। मुद्दे पर आप क्या जिहादियों के देखा खिलाफ देखा। कुछ बोलते हैं, क्योंकि आप वोट कट लोग जाएंगे, एक थोड़े बात वोट बताओ। मिलते हैं वो भी कट देश को जाएंगे। बर्बाद कर अब जब रहे हो। बेबाकी से कोई आदमी खबर दिखाता है, बेबाकी? बताता है, मैं कहता वो आपको हूं- नहीं पचेगा, अरे आप मुझे नहीं एक बात का डाइजेस्ट कर समझ- सकते उस चीज को, Actually दिक्कत क्योंकि क्या है? आप आपके डरते साथ हैं। प्रॉब्लम है। कांग्रेस आप लोग पार्टी पूरी तरह से घटित हो। सुदर्शन न्यूज से डरती है, क्योंकि सच्चाई दिखाई कहाँ जाती है यहाँ डरती पे। है? खत्म हो राज जाएगा शर्मा ये। जी भी डरते खत्म हैं, हो क्योंकि जाएगा। सच्चाई यहाँ दिखाई जाती है। अरे, आप अपनी लक्ष्मण अपनी भाई, अपनी फिक्र तारीख कीजिए। समय नोट कर लो। बहरहाल मुद्दे पे हम बात करेंगे, अब मुद्दे से इधर उधर मत तारीख समय नोट कर भटकाइए। लो, खत्म ना हो, बिल्कुल तो पंडित बिल्कुल राज मुद्दे से शर्मा। मुद्दे पे बात करेंगे, इधर उधर मत भटकाइए। चलिए, मुद्दे ठीक पे है। आप बहकाते सुरेंद्र हो। सर, सुरेंद्र सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का आपने रूप हमेशा देखा होगा, पंडित राज शर्मा जी का रूप आपने आज देख ही लिया कि सोच क्या, मानसिकता क्या है कांग्रेस प्रवक्ता की और कांग्रेस पार्टी की। टीएमसी नेता को आपने सुना। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, चुनाव निष्पक्ष कराने की कोशिश है, क्योंकि जो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जम के बैठ जाते हैं, मदद करते होंगे, शक होगा इसलिए ट्रांसफर हुए हैं। स्वाभाविक है कि रूटीन ट्रांसफर भी होते हैं, तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों? देखिए प्रद्युम्न जी, सभी लोग, ये पार्टियां जो बैठी हैं आपके, सब संविधान को मानती हैं और संविधान ने ही चुनावों का अधिकार चुनाव आयोग को दिया हुआ है और वो चुनाव आयोग अपनी सूचना के आधार पर अपने हिसाब से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अफसरों के ट्रांसफर करता है। खाली पश्चिम बंगाल में नहीं कर रहा है, सब जगह होते हैं। जहां भी चुनाव होते हैं वहां पे अधिकारियों के, पुलिस वालों के तबादले होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी तबादले हुए हैं और टीएमसी के एक सज्जन हाईकोर्ट भी गए थे, कैलकाटा हाईकोर्ट। वहां डिवीजन बेंच ने उनकी पीआईएल खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव आयोग को अधिकार है और जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो खारिज हो गई। प्रश्न ये है कि पश्चिम बंगाल में ये तो सच है कि वहां पर जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आपने पहले देखा हो जब सीबीआई गई थी पुलिस कमिश्नर कैलकाटा के पास, या चाहे ईडी गई हो या कोई भी गए हो, तो वहां पे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से वहां की सरकार के जकड़ में है। और तबादले होने से मुझे नहीं लग रहा है कि टीएमसी वाले ये कहेंगे कि अब जो अफसर लगाया है वो हमारे फेवर का नहीं है या उनके फेवर का है। प्रश्न ये है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि भाई बीजेपी के कहने से उन्होंने बीजेपी के अफसर लगाए हैं फेवर वाले, तो इसका मतलब जो अफसर हटाए गए हैं वो टीएमसी के फेवर वाले थे। तो ये तो मैं नहीं समझता कि टीएमसी का स्टैंड होगा। ममता बनर्जी जो इस पर हो हल्ला कर रही हैं, टीएमसी जो हो हल्ला कर रही हैं, वो एक विक्टिम, इलेक्शन में विक्टिम बनने का है कि देखिए हम तो चुनाव करा रहे हैं, हमारे अफसरों पे भरोसा नहीं है, उन्हें तबादला किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, उनके अधिकारियों को लगा रहा है। मुझे तो ये जानकर ही आश्चर्य हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे भी अधिकारी हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो मुझे तो लगता नहीं है। तो इसलिए ये एक स्वाभाविक है, जहाँ पे उनके अपने क्राइटेरियाज हैं, कोई कितने दिन से है, किसके बारे में किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो उनके आधार पर इलेक्शन कमीशन वो ट्रांसफर करता है और उसको पूरा अधिकार है। और वो ट्रांसफर करने के पीछे एक ही पर्पस है कि जो वोटर वोट डालने आए उसे कोई हैरेसमेंट नहीं हो, उस पर कोई प्रशासन का दबाव नहीं हो और वो अपना अंदर आए और वोट डाल के चला जाए। अब प्रश्न ये आता है कि भाई उसको बैन कर दीजिए, उसको बैन कर दीजिए, तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर तो सबसे पहले ममता जी को बैन कर दीजिए। बल्कि मेरा तो सुझाव ये है कि जहां भी राज्यों में चुनाव हो तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। फिर ये कहेंगे राष्ट्रपति शासन में तो केंद्र सरकार का शासन हो जाएगा, तो फिर क्या करें, किस किस को बैन करें? तो ये बैन से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न ये है कि चुनाव आयोग को एक अधिकार है, वो अपनी विजडम में
वहां लोगों के तबादले करते हैं, निचले लेवल पे भी करते हैं, ऊपर के लेवल पे भी करते हैं, चुनाव के बीच में भी करते हैं। अभी तो वहां चुनाव ही शुरू नहीं हुआ है, पोलिंग के बीच में भी करते हैं। तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है। और अगर आपको लगता है कि वो ट्रांसफर गलत है तो आप कोर्ट में गए तो आपकी पिटीशन खारिज हो गई वहां पे, PIL जो आपने लगवाई। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि अब जहां पर भी सेंसिटिव बूथ हैं, जहां पर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फेवरेटिज्म या इस तरह की कोई शंकाएं हैं या उन ऑफिसर्स का पुराना रिकॉर्ड है, तो वो इलेक्शन कमीशन करता है। और इसीलिए उन्होंने जो है करीब काफी सारे पुलिस के 173-75 के आसपास तबादले किए। और ये एंड नहीं है, हो सकता है कि अभी 23 तारीख तक और भी तबादले हों। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन वहां पे घूम रहा है, उसके लोग घूम रहे हैं, उनके अपने ऑब्जर्वर्स घूम रहे हैं, तो वो जैसे जैसे इलेक्शन चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेंगे वो उसके हिसाब से तबादले करते रहेंगे। ये कोई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और हर प्रदेश में होता है। और यहाँ तो ज्यादा इसलिए किए जा रहे होंगे कि सबको मालूम है वहां प्रशासन किस तरह काम करता है। ठीक है। अगर प्रशासन निष्पक्ष होता तो क्या चुनाव के बाद इतनी बड़ी हिंसा होती? क्या इतने लोगों को मारकर पेड़ पे सूली से टांग दिया जाता? ऐसा हो सकता है कि अगर प्रशासन निष्पक्ष हो और फिर भी ऐसा हो? तो ये बात जो है वो इसीलिए इसका संदर्भ इतना सा है कि वहां चुनाव हो रहे हैं। ठीक है। और उन चुनाव में क्योंकि अब की बार थोड़ा डिफिकल्ट इलेक्शन है ममता बनर्जी के लिए, और उसके कारण है, उसका कारण एक कबीर है जो हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा है। उसके कारण हमारे पंडित जी हैं जिनकी पार्टी ये कह रही है कि वो अपना अकेले चलो चुनाव लड़ेंगी। तो इन लोगों को वोट कौन देगा? पंडित जी की पार्टी की तो फिर स्थिति वैसे भी पूरे देश में बहुत खराबी है, तो इनको वही वोट देते हैं तो वो वोट बटेगा। ठीक है सरपंच जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है सुरेंद्र जी, वो तो किसी पार्टी से ताल्लुकात भी नहीं रखते। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब ये तो हर जगह होते हैं प्रशासनिक फेरबदल, जब भी चुनाव आते हैं रूटीन ट्रांसफर भी होते हैं, तो इसमें इतनी दिक्कत क्या है टीएमसी को? होने दीजिए, जब आप सही तरीके से चुनाव करा रहे हैं, सब चीजें ठीक है जैसा आप लोग कहते हैं, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इलेक्शन दो तरीके के होते हैं, या तो आप जनता का ट्रस्ट जीतो या फिर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस करो। तो यहाँ दूसरा मॉडल यहाँ दिख रहा है। देखिए, जहां बीजेपी स्ट्रांग होती है वहां सिस्टम साइलेंट रहता है, जहां वीक होती है वहां सिस्टम सडनली एक्टिव हो जाता है। अगर सब कुछ न्यूट्रल होता। आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है माधवी जी, क्योंकि अब देखिए सुरेंद्र जी साफ तौर पर बता चुके हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूटीन ट्रांसफर भी है, चुनाव जहां पर भी होते हैं, बंगाल के अलावा भी होते हैं, तो वहां पर भी ट्रांसफर्स होते हैं। और जिस तरीके का माहौल बंगाल में है, तो ये तो जरूरी कदम है, तो उसमें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है फिर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस प्रवक्ता को? देखिए प्रद्युम्न जी, सिंपल सी बात है, मैंने शुरुआत जब की तभी मैंने बताया कि यहाँ पर एक रक्त रंजित राजनीति का जो है बहुत लंबा इतिहास रहा। पिछली बार आपको याद होगा जब 8 चरणों में चुनाव हो रहे थे तो ममता बनर्जी को उस पर भी आपत्ति थी, जबकि कोविड का समय था। आप बताइए, 8 चरणों में चुनाव होने का कारण ये था कि ताकि एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हो। उस पर भी उन्होंने राजनीति का पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश की। उस स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पा रही थी कि भाई ये जरूरी था, कोविड काल था तो कम लोग इकट्ठे हो, तो ज्यादा चरणों में चुनाव किया गया। इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, तब भी इन्होंने आपत्ति दर्ज की। अब फेरबदल पे आपत्ति हो रही है इन लोगों को। तो ये केवल एक ही कारण है इसके पीछे कि इनकी जो झुंझलाहट है, जो डर है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ में जनता है तो आपको किस बात का डर है? और बिल्कुल सही बात कही अभी जो हमारे साथ विश्लेषक हैं आदरणीय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अगर किसी को भी वहां से हटाया जा रहा है तो उसमें आपको आपत्ति तभी होगी ना जब वो आपके लोग हैं। अगर आपके लोग हैं, अगर आपके लोग नहीं है तो फिर क्यों आपको डर लग रहा है? भाई प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बहुत सारे लोगों का तबादला यहाँ से वहां होता है। इसको राजनीतिक रूप देकर, या मैं कहती हूँ कि हर विषय को राजनीतिक रूप देना क्या जरूरी है? आज 22 वर्षों से एसआईआर, 24 वर्षों से मेरे ख्याल से एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई थी, वो हुई तो उस पर भी आपत्ति दर्ज कर दी आपने। वक्फ बोर्ड का कानून आया तो उस पर भी आपने आपत्ति दर्ज कर दी। यूसीसी के बारे में बात होती है तो भी आप आपत्ति दर्ज करते हैं। एनआरसी पे बात होती है तब भी आप आपत्ति दर्ज करते हैं। किसी का रेप हो जाता है तो बोलते हैं बीजेपी वालों के षड्यंत्र की वजह से यहाँ पर इसको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। घर जल जाते हैं हिंदुओं के
चुन चुन के, तो उस पे भी आप राजनीति करने लग जाते हैं। अरे भाई, तो क्या एक विपक्षी दल होने के नाते पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व तो नहीं है कि आम लोगों की जवान बनकर वो प्रश्न पूछे शासक दल से? और किसी भी देश में, राज्य में एक स्वस्थ जो शासक तभी बन सकता है, शासन तभी चल सकता है, डेमोक्रेसी तभी चल सकती है जब वहां पर विपक्ष मजबूती से अपना काम करे। अब ये बात दुख की है कि भाई राहुल गांधी अपने काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहे, जिसकी झुंझलाहट दिखाई दे रही है उनके प्रवक्ता के ऊपर में। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सही तरीके से कर रही है, और सबसे पहले जरूरी है कि लोगों में ये विश्वास जागृत हो कि चुनाव होने के बाद उनको पकड़ पकड़ के बंधक बना के मारा और पीटा नहीं जाएगा। तो इन सारी चीजों पर, इन सारे विषयों पर ध्यान रखते हुए अगर चुनाव आयोग अपनी कोई भी रणनीति बना रहा है, तो इसमें क्यों राजनीति दिख रही है आप लोगों को? बताइए राज जी, इसमें क्यों राजनीति दिख रही है? आपके लोग थे क्या वो, जो भाई अब दूर हो गए तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि कुछ सीट तो मिली जाती है, वो भी चली जाएंगी? देखिए प्रवक्ता जी, प्रद्युमन भाई प्रवक्ता जी, मैं एक बात, माधवी जी जो यहाँ पे बैठी हैं डायरेक्ट दिख रही हैं, आप हेडन दिख रहे हैं, मैं माधवी जी का एक जवाब देता हूँ। मैंने तो माधवी जी की बात ही पूछी थी आपसे, अब आपको मैं प्रवक्ता भी देखने लग गया, कल को मंत्री भी देखने लग जाऊंगा। देखो जैकेट पे देखो निखिल, आप ही ने खुद लिखा हुआ है पर्ची पे प्रवक्ता हूँ। अच्छा अब मैं एक जवाब दे दूं, क्योंकि आप मैं बोलता हूँ तो नहीं, आप जवाब दीजिए, फिर आप इधर उधर की बातें करेंगे। मैं माधवी जी के लिए एक बात कहता हूँ, माधवी जी ने एक बात दिल की कह दी, बंगाल में विपक्ष है तो इन्हें बोलने का अधिकार चाहिए, या हम विपक्ष है तो हमें बोलने नहीं दोगे। और मैं एक बात जानता हूं, माधवी जी, बड़े नेता सांसद बनने के लिए, जैसे मैं कहता हूं सांसद बनने के लिए मैं सोचूं तो मुझे जन्म लेने पड़ जाएंगे। आप बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकती और आप लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कुछ भी बोल दें, माधवी जी कुछ भी क्या जा रहा है। और एक और बात, यहाँ दरोगा को बदलने की जरूरत नहीं थी। माधवी जी आपकी प्रतिक्रिया? बदलने की जरूरत थी 3 लोगों को। बोलूंगी मैं बीच में, सुन लो, थोड़ा सा सुन लीजिए। फोनो फ्रेंड की भी फैसिलिटी है, आप वो गूगल देख देख के बोल जाती हैं। मैं लुक एट मी तब तो बोलूं। मैं कहता हूं 3 लोगों को बदलना चाहिए था, चुनाव निष्पक्ष होता। एक तो इलेक्शन कमीशन को, गृह मंत्री को और सुदर्शन चैनल को 30 अप्रैल तक बंद कर देना चाहिए। मुझे बताइए, जितना कांग्रेस पार्टी को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कांग्रेस पार्टी को सुदर्शन न्यूज से इतना डर लगता है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि सुदर्शन सच दिखाएगा और कांग्रेस पार्टी का सच सामने आ जाएगा। इस वजह से कांग्रेस बेचारी खामोश बैठी है। और प्रवक्ता बताइए ऐसी बात कर रहे हैं, जब मालिकों ने बात की होगी, जब प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं ना, नहीं, जब आपके जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके बीच में ऐसी चर्चा होती होगी, क्योंकि सुदर्शन से डर लगता होगा, सुदर्शन न्यूज से डर लगता हुआ आपके नेताओं को। अब इस वजह से आप लोग मजबूरी में ऐसी बातें टीवी पर भी करने लग गए हैं। इतना ना गिराया जाए, इधर उधर की बात करने के अलावा मुद्दे की बात किया कीजिए आप। राज शर्मा जी, माधवी जी, जमीर को बेच चुके हो। माधवी जी प्रतिक्रिया आपकी? प्रद्युमन जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और मुझे दया भी आ रही है। मुझे लगता है कि क्या मैं इनकी बात का जवाब दूं। सबसे पहली बात तो मैं ये बोल देती हूँ कि मैं तो कोई चुनाव नहीं जीत ही नहीं सकती। उन्होंने तो मुझे पहले ही खारिज कर दिया, क्योंकि ये उस दल से आते हैं जहां पर सालों साल तक एक ही आदमी जो है अध्यक्ष बन के बैठा रहता है। पारिवारिक पार्टी, माता जी हटी तो बेटे जी आ गए, बेटे जी हटे तो फिर माता जी आ गई। जब लोगों ने इस पे बातें करना शुरू किया तो फिर किसी को बना के बैठा दिया, लेकिन वहां पे वो दिखाई देता है। प्रधानमंत्री जी को भी इन्होंने कैसे ट्रीट किया था ये भी पूरे देश भर ने देखा है। तो भाई ऐसा है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप एक ब्लॉक लेवल का भी चुनाव जीत सके, या आप अध्यक्ष बनने का तो 7 जन्म क्या 700 जन्म में भी नहीं सोच सकते कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ब्लॉक लेवल तो छोड़िए, एक मंडल अध्यक्ष को भी कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए ये पता नहीं। इसके एग्जाम्पल भी है, साफ तौर पे कुछ नहीं। अब आप भले मुझे देखिए, अब भले आप प्रवक्ता कह लीजिएगा, लेकिन नहीं, ठीक है माधवी जी, ठीक है माधवी जी, नहीं, अब माधवी जी ने जो बात यहाँ पर कही है थोड़ा कंटिन्यू मैं कर देता हूँ। भले प्रवक्ता आप कहेंगे मेरे को राज जी, लेकिन सच्चाई यही है जो अभी वो कह रही थी। चाहे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, मुख्यमंत्री नहीं है ना, आप सोचिए, अकाउंटेंट है, नहीं, आप सोचिए कहां से कहां पद मिले, देने का अधिकार नहीं, महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। सुन लीजिए, आप अपनी पार्टी की स्थिति देखिए, आप अपनी पार्टी की स्थिति देखिए,
क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? पहले आप देख लो अपनी स्थिति, अपने बिल्कुल, चैनल की अमन जी, ना वो देख लो। स्वतंत्रता चलिए। समझ ये सकते बंद होने हैं, की कगार में ना आ वो जाएगा। स्वतंत्रता समझ सकते हैं, ना वो लोकतंत्र समझ सकते हैं, क्योंकि वो जिस नहीं, पार्टी ऐसा है। ये बता दो। थोड़ी सी मजबूरी है राज शर्मा की, थोड़ी मजबूरी है राज शर्मा की, क्योंकि सुदर्शन न्यूज से डरते हैं कांग्रेस पार्टी और पंडित राज शर्मा। बहरहाल अमन जी, पैर के लोगों से चले ठीक है, अब हो गया आपका। अमन जी बताइए, अमन जी बोलिए। आवाज आ रही है जी। देखिए, सबसे पहले मैं यही, आप उस समय से आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए, आपकी मैं यही आवाज बोल नहीं आ रहा रही हूं, थी, इसलिए इलेक्शन आपको मौका नहीं मिला। इलेक्शन दो तरीके के होते हैं, या तो आप जनता का ट्रस्ट जीतो या फिर एनवायरमेंटल को इन्फ्लुएंस करो। यहाँ पर दूसरा मॉडल दिख रहा है। जहां बीजेपी स्ट्रांग होती है वहां सिस्टम साइलेंट रहता है, और जहां वीक होती है वहां सिस्टम सडनली एक्टिव हो जाता है। तो बिहार में कौन सा सिस्टम सडनली एक्टिव हुआ था? देखिए, अगर सब कुछ जनरली न्यूट्रल होता तो इतना बड़ा सवाल खड़ा ही नहीं होता। देखिए, डाउट तभी आता है जब पैटर्न रिपीट होता है। अरे साहब, न्यूट्रल चीजें हैं क्या? अब आपके मुख्यमंत्री फाइल छीन लेती हैं, तो सवाल तो फिर देंगे। ये नहीं है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, बात ये है कि ये कब हो रही हैं। करो, ये कहीं ना कहीं के बूथ एजेंट होंगे, कहीं ना कहीं के ये मंडल अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल। इनके सारे एंकर नहीं। अब राज जी देखिए, आप बार बार चैनल पे आके बार बार मेरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अपनी पार्टी की आप सच्चाई देखिए। आपकी पार्टी आज कहाँ खड़ी है, कहाँ होती थी आपकी पार्टी और आज कहाँ खड़ी है? इसी वजह से खड़ी है क्योंकि पंडित राज शर्मा जी ऐसे लोग बैठे हैं उसमें। बहरहाल अब बोलने दीजिए, और लोगों को भी बोलने दीजिए, और लोगों को भी बोलने दीजिए, और लोग को भी बोलने दीजिए। बोलिए टीएमसी नेता अमन जी। जी देखिए, यही मैं बोल रहा हूं कि ये सवाल हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये बात इसलिए बोली जा रही है कि ये अभी जब हो रहा है तब की बात है, ये कब हो रहा है ये बड़ी बात नहीं। तो अगर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं तो उसमें क्या आपत्ति? पर एक बात क्लियर है, देखिए, सिस्टम कितना भी चेंज हो, बंगाल की जनता का डिसीजन कोई चेंज नहीं कर सकता। वो तो खैर आपने डीजीपी बदला, चीफ सेक्रेटरी बदला, अपने ऑफिसर्स बदला, ठीक है, वो वक्त बताएगा। अब देखिए, वो वक्त बताएगा। आप इतना बताइए आपत्ति क्या है? जी, आपत्ति, आप आपत्ति की जो बात कर रहे हैं, ये चीज आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, अब समय कम है। आवाज पहुंच रही है मेरी अमन जी? गृह मंत्रालय को बदलो, ज्ञानी जी को बदलो, सुदर्शन चैनल को 30। हाँ, और आपको भी बदल दीजिए। नहीं, आपकी पार्टी को बदलना पड़ेगा अगर दोबारा वापस आना है तो, वरना वापस नहीं आ पाओगे। आप वापस नहीं आ पाओगे सत्ता में, ये बात ध्यान रखिएगा। बदलिए अपने माहौल को और स्वभाव को। 30 तारीख तक सुदर्शन चैनल को बंद करो। और आप सुदर्शन की टेंशन छोड़िए ना, आप सुदर्शन न्यूज की टेंशन छोड़िए, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। आपकी पार्टी कहां खड़ी हुई है? आज जनता आपको एक सिंगल वोट देने से पहले सोचती है। बहरहाल चलिए ठीक है, अब समय कम है। चलिए ठीक है, अब समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी लोगों का। तमाम जानकारी हमारे साथ आप लोगों ने साझा की और इस मुद्दे पर फिलहाल चर्चा की।